प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। लगातार आप अध्ययन कर रहे होंगे और उसी एक श्रृंखला में अगली एक कड़ी आपके सामने। तो स्वागत है आपका स्कूल घर में यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कक्षा 11 की NCERT नागरिक शास्त्र की पढ़ा रहा हूँ। और कक्षा 11 में नागरिक शास्त्र की 2 पुस्तकें हैं, जिसमें से पहली जो पुस्तक है वह है संविधान सिद्धांत और व्यवहार। और इस पुस्तक को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपकी एक पुस्तक और है, यह है राजनीतिक सिद्धांत। मैं फ़िलहाल आपको इस पुस्तक को देख रहा था और इस पुस्तक में हमने पिछली क्लास में संविधान क्यों और कैसे में कैसे को पढ़ना शुरू किया और उसके तहत हमने कुछ टॉपिक्स को देखा। और उसमें देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कैसे का सवाल, संविधान कैसे बना, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्स। उसमें हमने 2-3 टॉपिक देखे थे। इसको आप पिछली कक्षा में देखिए। फ़िलहाल यह कक्षा उसके आगे की है। हम संविधान सभा की कामकाज की शैली और इन सब चीज़ों को देख चुके हैं कि किस प्रकार अलग अलग मत के लोगों ने आपस में एक साथ एकजुट होकर कुछ बुनियादी मूल्यों पर सहमत होकर और अपने मतभेदों को सीमित रखा और उन मतभेदों को दूर करते हुए एक सार्वभौमिक संविधान का निर्माण किया। और जो भी मतभेद जहाँ भी थे, जिस भी मुद्दे पर थे, वे मतभेद प्रायः सार्वजनिक हितों के विषय पर थे, खासकर देश के भावी विकास के बारे में थे। और यदि कोई व्यक्ति या कोई भी सदस्य संविधान सभा का किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है तो उसको संतुष्ट किया जाता था और सामान्यतः सभी निर्णय आम सहमति से लिए जाते थे। खैर, कार्यविधि में हमने देखा कि ज़्यादातर काम कमेटियों के माध्यम से हुआ है। ये जो कमेटीज़ थी आपकी, जिनमें महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, प्रारूप कमेटी, और उसके बाद कई एक कमेटी थी। उनके अध्यक्ष जो उस समय के बड़े बड़े नेता लोग थे, जिनमें नेहरू हैं, प्रसाद जी हैं, पटेल जी हैं, अम्बेडकर साहब हैं, ऐसे लोग थे। यह सब उन कमेटियों के अध्यक्ष रहे थे। फिलहाल हमारा जो अगले टॉपिक है वह है राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत बोलते हैं पुरानी किसी चीज़ को। और कौन सी विरासत है? वह है राष्ट्रीय आंदोलन की। इसमें एक बात देखने की ज़रूरत है कि संविधान निर्माण में हमने राष्ट्रीय आंदोलन से क्या लिया। क्या ऐसी पुरानी चीज़ें थीं जैसे संविधान बनने के क्रम में राष्ट्रीय आंदोलन ने भी अपना योगदान दिया है। तो पहली बात क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन क्या होता है? राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत है वह जो संगठित शुरुआत बोल सकते कि यहाँ से प्रॉपर हमारा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो चुका है। हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन इससे पहले से स्टार्ट था। राष्ट्रीय आंदोलन कैसा, इसका नाम राष्ट्रीय आंदोलन क्यों पड़ा? क्योंकि 1857 की प्लासी के युद्ध से 1857 के प्लासी के युद्ध से 1757 प्लासी के युद्ध से शुरुआत हो जाती है अंग्रेज़ों की सीधे भारत में शासन प्रणाली में। और उसके बाद आपका एक युद्ध होता है 1857 का, खासकर जिसे हम 1857 क्रांति बोलते हैं। और पूरे भारत के स्तर पर ना सही, लेकिन भारत के उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी के लिए कई जगहों के राजाओं ने, वहाँ के जो और सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने एक हिंसक क्रांति की। और उसी के साथ ही हम बोलते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक प्रकार की संगठित विरोध की शुरुआत होती है और जिसको मूर्त रूप मिलता है 1885 में। हम एक पार्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है कांग्रेस, 1885 में। और यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। और यहाँ से जेन्युइन रूप से कांग्रेस धीरे धीरे पहले कुछ लोगों तक सीमित होती है, धीरे धीरे यह
जन सामान्य में भी अपनी पकड़ मजबूत करती है और न सिर्फ उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, धीरे धीरे सभी जगह अपनी शाखाएं खोलती है और पूरे के पूरे जो अंग्रेज़ों से जो हम आज़ादी की जो मांग थी, जो हम उस गुलामी के प्रति हमारा जो विरोध था, वह एक दल के नेतृत्व में आता है और हमारा जो आंदोलन होता है, जो जिसे हम पूरे देश का आंदोलन बोल सकते हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध, उसकी शुरुआत होती है। तो ये एक आज़ादी के लिए संघर्ष था। अब इतना बड़ा देश, करोड़ों लोग, चलिए कांग्रेस में हज़ारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, आगे चलकर करोड़ों भी हुए, और ऐसे में सैकड़ों नेता भी हैं और वे नेता अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। तो उन्हीं नेताओं से ही संविधान सभा बनी है आपकी। तो उन नेताओं में इतनी सारी विविधताएं हैं कि वे एक मुद्दे पर सहमत नहीं हो पाते हैं। अगर संविधान सभा में हम देखते हैं सदस्यों की पृष्ठभूमि, उनकी विचारधारा, तो देखते हैं कि नेहरू, गांधी, पटेल, मौलाना आज़ाद और गर्मपंथी, नरमपंथी, इतने सारे अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे। उनमें से जो उस समय तक सुरक्षित रहे, वे संविधान सभा में भी अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे में आम सहमति कैसे हो पाएगी इतनी विविधताओं के बाद भी। और इसमें हम देखते हैं कैसे हुआ ये। तो हुआ क्या कि ये जो पूरी राष्ट्रीय आंदोलन की यात्रा थी, और इसमें आपको मैं देखो कुछ नाम लिखे हुए हैं, इतने सारे लोग थे और ये इनकी विचारधाराएं भले ही अलग हों, और इनकी विचारधाराएं क्या अलग थीं, ऐसा तो नहीं कि नहीं हमारे धर्म अलग हैं इसलिए हम अलग सोचते हैं, नहीं। इनकी विचारधारा यह थी, जैसे कोई समाजवादी है, कोई पूंजीवादी है, कोई संसदीय लोकतंत्र की समर्थन करता है, कोई अध्यक्षात्मक की बात करता है, कोई अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हिंसक क्रांति की बात करता है, तो कोई उदारवादी मूल्यों पर ज़्यादा बल देता है, कोई पिटीशन पर बल देता है, कोई बंदूक और पिस्तौल की राजनीति पर बल देता है। तो ऐसे में इतने पृथक पृथक विचार थे, ऐसे विचारों के नेता थे, और वे आज़ादी के बाद भारत को अपने अपने तरीके से देखते थे। जैसे अंबेडकर साहब के लिए जातीय उत्थान सबसे महत्वपूर्ण था, अर्थात सामाजिक लोकतंत्र। नेहरू जी थे, वे समाजवादी विचारों के समर्थक थे, और कुछ उस समय के जो उद्योगपति रहे होंगे वे पूंजीवादी के थे। ये जो नए नए शब्द आपके सामने आ रहे हैं, घबराना नहीं है, इनसे हम अच्छे से दो हाथ करेंगे, परेशान नहीं होना है। अब हम देखते हैं कि समाजवाद, पूंजीवाद और सामाजिक जो लोकतंत्र की अलग अलग विचारधाराएं हैं, और ये अपने अपने हिसाब से भारत को आगे बढ़ाना चाहते थे। इन्हीं सब मुद्दों पर मतभेद थे, लेकिन हर प्रकार के विचार विमर्श के साथ ही हुआ क्या कि उस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1885 से लेकर 1947 तक आपस में इन्होंने कुछ मुद्दों पर सहमति दे रखी थी, क्योंकि उस समय एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। तो कुछ मुद्दों पर यह एक मत थे कि ठीक है, आपकी विचारधारा हमारी विचारधारा, और अंततः हम दोनों आपस में एक दूसरे विचारधारा को सम्मान करते हुए इस तरीके से भारत को आगे बढ़ाएंगे। तो जिन प्रश्नों पर चर्चा हुई संविधान में, वे प्रश्न पहले से ही राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही उन प्रश्नों पर चर्चा उन लोगों के बीच हो चुकी थी। जैसे भारत में सरकार का स्वरूप कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगी कि अध्यक्षात्मक होगी, संरचना कैसी होगी, कार्यपालिका चुनी जाएगी, कार्यपालिका नियुक्त होगी, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, हमें किन असमानताओं को दूर करना होगा, जातिगत, धार्मिक भेदभाव, लैंगिक, नस्लीय। और इन्हीं बहसों को जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही इन बहसों के बाद जो निष्कर्ष निकले, उन निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप से लिखित रूप में दर्ज कर दिया गया, क्योंकि इन सब मुद्दों पर हम पहले से विचार विमर्श कर चुके थे। कब? उस आंदोलन के दौरान। तो यही बोला गया कि राष्ट्रीय आंदोलन से हमने उसकी विरासत संविधान सभा को क्या मिली, तो वही कि कुछ मुद्दों पर जहाँ पर हम एकमत हुए थे, उन मुद्दों को हमें दोबारा से डिस्कस नहीं करना पड़ा, वहाँ पर हमारी लड़ाई झगड़े नहीं हुए। सीधी सी बात,
यदि आप सोच के देखिए, किसी रिश्तेदारी में जाते हैं और माता और पिता दोनों लोग जा रहे हैं। अब रिश्तेदारी में पहुँचे, अब वहाँ पर डिस्कस करो कि भाई लिफाफा कितने रुपए का देना है, 500 का देना है, 1000 का देना है, 2000 का देना है। और तो वहाँ पर होगी लड़ाई झगड़ा कि माताजी कहेंगे कि ऐसा है 2000 का दे दो, पिताजी कहेंगे कि नहीं ऐसा है सैलरी अभी आई नहीं है 1000 का ही देते हैं। और वहाँ लड़ाई होगी दोनों के बीच में, नहीं 2000 नहीं 1000। तो ऐसे में जो डिस्कशन होगा, वाद विवाद होगा, तो ऐसे में परेशानी आ सकती है, लोग तमाशा देखेंगे और इसमें टाइम वेस्ट भी होगा। यदि ये दोनों घर पे ही डिस्कस करके चले जाते हैं कि एक काम करते हैं कि क्या किया जाए, भाई एक काम करते हैं, भाई सैलरी नहीं आई थी तो 1000 रख देते हैं, तो माता जी कहेंगे कि नहीं 1000 थोड़े कम हो रहे हैं, एक काम करो 1500 रुपये रख देते हैं हम लोग, ठीक। अब वहाँ जाएंगे, चुपचाप 1500 रुपये निकाल के दे दिए व्यवहार में। समझ रहे हो ना मैंने एग्जाम्पल आपको क्यों दिया, कि राष्ट्रीय आंदोलन में ही जिन चीज़ों पर हमारी बातचीत हो चुकी थी, संविधान बनाने के दौरान हमने उसको एज इट इज़ उतार लिया। और उसी को क्या बोला गया, उद्देश्य प्रस्ताव, कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। और ये उद्देश्य प्रस्ताव, ये जो बहसें आपकी हुई थी राष्ट्रीय आंदोलन के जो सिद्धांतों पर, राष्ट्रीय आंदोलन में उन सिद्धांतों पर बहस हुई थी, उसी का सारांश 1946 में इम्पॉर्टेंट है, ये डेट इम्पॉर्टेंट आप देखिए। 1946 में नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है संविधान सभा के लिए। और वह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित करता है कि किस उद्देश्य के तहत यह जो संविधान सभा बैठी है। और इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया है। और उस उद्देश्य प्रस्ताव ही, वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका बनते हैं, जो किताब की बिल्कुल शुरुआत में थी प्रस्तावना नाम से। क्या क्या है इसमें, हमारे संविधान में समानता होगी, स्वतंत्रता की मूल्य होंगे, लोकतांत्रिक परंपराएं होंगी, संप्रभुता होगी और एक पहचान होगी जो सभी की हो। ऐसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया है। अर्थात हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूलभुलैया नहीं है, केवल उसमें नियम और प्रक्रियाएं ही नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगा। कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमने जो भी ख्वाब दिखाए अपनी जनता को, हमने जो आश्वासन दिए कि ऐसा कुछ होगा, हम आज़ाद होने के बाद ये करेंगे, आज़ाद होने के बाद ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो उन सबको पूरे करने का जो प्रतिबद्धता है वो उद्देश्य प्रस्ताव से हमको मिल जाती है, ठीक। अब इसमें एक टॉपिक और है, तो आखिरी टॉपिक पर जाने से पहले एक बार उद्देश्य प्रस्ताव को डिटेल में देखते हैं कि बस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था। ये याद रखिए, मैं आपको उद्देश्य प्रस्ताव के बिंदु इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसी उद्देश्य प्रस्ताव से देखिए आपको क्या मिलेगा। ये देखिए थोड़ा सा और ऊपर, ये है, ये है। उस उद्देश्य प्रस्ताव से ही हमारी संविधान की उद्देशिका बनी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह इतनी महत्वपूर्ण है कि यह एनसीईआरटी चाहे किसी भी विषय की क्यों ना हो, हर विषय की एनसीईआरटी पर संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका जरूर लिखी होती है कि वह भारत कैसा है हमारा। यही कारण है कि मैं नागरिक शास्त्र को एक ऐसा विषय मानता हूँ जिसको सभी लोग पढ़ें। ऐसा नहीं हो कि केवल जिसके पास नागरिक शास्त्र वही पढ़ें, सभी लोग इसको पढ़ें। और यही कारण है कि हम नागरिक शास्त्र में कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, उसकी प्रस्तावना ज़रूर देखें। और उसकी प्रस्तावना इतनी महत्वपूर्ण है कि हर पुस्तक पर होती है। आप अपने विषय की, किसी विषय के, इतिहास उठाइए, अर्थशास्त्र उठाइए, सामाजिक विषय उठाइए, कक्षा 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, उसमें आपको उद्देशिका जरूर मिलेगी। और यह उद्देशिका किससे बनी है, उसी उद्देश्य प्रस्ताव से ही। और इसी उद्देशिका पर हम चर्चा करेंगे डिटेल से, एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे, इसलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। नए शब्द जरूर जुड़ रहे हैं आपकी शब्दावली में, लेकिन उन पर हम चर्चा जरूर करेंगे। क्या
भारत एक संप्रभु और स्वतंत्र गणराज्य है। ठीक, भारत स्वतंत्र है और संप्रभु गणराज्य है। तो इसमें आपको स्वतंत्र समझते होंगे, आज़ाद 1947 में हम आज़ाद हो गए, उसके बाद से आज़ाद ही हैं और हमारी भारत माँ हमेशा आज़ाद रहें। हम कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी हम कभी गुलाम बने, इसलिए भारत स्वतंत्र है। संप्रभु एक आपको नया शब्द मिला होगा, संप्रभुता, और अगला एक शब्द मिला होगा गणराज्य। ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण हैं, मैं हल्की ही चर्चा कर दे रहा हूँ, हालांकि जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छे से देखेंगे। संप्रभु, संप्रभु बोलते हैं कि अपना प्रभु खुद होना। ठीक, इसको सादा और आसान भाषा में बोलते हैं कि मेरी मर्जी, मैं चाहे यह करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, अर्थात मैं खुद का प्रभु हूं। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि एक काम करिए, आप आज खाना मत खाइए, आप कहेंगे आप कौन होते रोकने वाले, मेरी मर्जी, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं। एक काम कीजिए, आप ये काम मत करिए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हम करें या ना करें, आप कौन होते कहने वाले। जब हम अपने डिसीजंस, अपने निर्णय खुद लेते हैं तब हम कौन हो जाते हैं, संप्रभु। तो क्या आप बच्चों, छात्रों, आप अपने संप्रभु हैं? अपने बारे में सारे डिसीजंस आप खुद लेते हैं, या कभी कभी आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय कोई और ले रहा है? खैर ये तो एक फिलॉसफिक बात हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल संप्रभु का मतलब है कि मेरी मर्जी, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। भारत संप्रभु है, बिल्कुल है। जैसे ही हम आज़ाद हुए, हमारा संविधान लागू हुआ, हम संप्रभु हो गए। अब एक शब्द है गणराज्य। गणराज्य का सीधा सा मतलब होता है एक ऐसा राज्य जिसमें अंतिम शक्ति किसके हाथ में है, जनता के। जनता में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, और ऐसे में उस राज्य का राजा किसी वंश परंपरा के आधार पर ना हो करके आम जनता में से चुना जाए, जनता में से निर्वाचित हो। ओके, वह परिभाषा होती है गणराज्य की, अर्थात जनता, राजा जो हो वो निर्वाचित हो। राजा किसी राजा का बेटा या उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। राजा कौन बनेगा, आम जनता में से। तो यदि ऐसे कोई देश है जिसका राजा जनता द्वारा चुना जाता है तो वह गणराज्य है। अब भारत का राजा कौन है बताइए? भारत का राजा है राष्ट्रपति। क्या भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है? यस, और जब निर्वाचित होता है तो वह क्या हो गया, भारत गणराज्य। तो जैसे ही 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ, ऐसे ही तुरंत ही हमने जो अंग्रेज़ों के द्वारा एक पद था, राष्ट्रपति का पद था जिसका नाम था वायसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, GOI, जो मेन पद था, तो आखिरी जो थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये हमारे आखिरी गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, और हमने इनके पद को समाप्त करते हुए अपना राष्ट्रपति का पद सृजित किया और यह चुना जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पहले थे कौन? अंतिम अंग्रेज़ों के गवर्नर थे माउंटबेटन। अब ये जो माउंटबेटन, उनसे पहले कोई और होंगे, और ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हें कौन बनाता था? क्या जनता चुन के भेजती थी? नहीं, इन्हें बनाता था इंग्लैंड का राजा। आपको बताता हूँ डिटेल से, देखिए। ये है UK, उसका एक राजा है। ठीक, चूँकि भारत इंडिया का गुलाम था, ठीक, तो भारत की जो प्रजा थी उसका राजा कौन होगा? इंग्लैंड का राजा। ठीक है, क्या यह राजा चुना जा रहा है? नहीं। क्या आम जनता चुन रही है? नहीं। इंग्लैंड में भी जो राजा होता है वो चुनकर नहीं आता है, वो राजघराने की वंश परंपरा के आधार पर बनाया जाता है। अब इंडिया में राजा कौन हो गया? अंग्रेज़ों का हो गया। अब राजा डायरेक्ट तो शासन कर नहीं सकता, तो राजा अपना व्यक्ति भेज देता है, नुमाइंदा भेज देता है, और उसी को बोलते थे हम GOI, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर वायसराय।
ठीक, यह वहाँ के राजा द्वारा नियुक्त होता था और इंडिया पर शासन करता था। और यह व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनकी नियुक्ति कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड के राजा के द्वारा। और जैसे ही भारत का 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इस पद को ख़त्म करते हुए हमने एक नए पद का सृजन किया, राष्ट्रपति पद का। और ये अब इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरी बात, इंडिया का भी जो राजा राष्ट्रपति है उसका वंश परंपरा से कोई संबंध नहीं है। अर्थात एक बार जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसा नहीं उसके मरने का उसका बेटा राजा बनेगा, नहीं। हर 5 साल के बाद एक राष्ट्रपति जनता में से चुना जाएगा। अर्थात आम जनता का व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है, रंग का, किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो। तो ऐसे में हम कौन हैं? गणराज्य। अगला क्या है? भारत एक संघ होगा। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक संघ होगा। किसका होगा? भारतीय क्षेत्र होंगे, अर्थात जो ब्रिटिशर्स के अधीन थे, जो भारत के बन गए थे, साथ ही साथ देसी रियासतें, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में लाया गया है। अभी एकीकरण नहीं हुआ है भारत का, तो भारत में देसी रियासतें भी थी और देसी रियासतों के बाहर ऐसे क्षेत्र जो भारत में आना चाहते हैं। यह सब मिलाकर भारत एक संघ होगा। संघ क्या होता है? ये हम संघवाद आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है और हम आगे भी हमारे यहाँ संघवाद है तो हम डिटेल में संघ को पढ़ेंगे। फेडरेशन, को फेडरेशन सब पढ़ेंगे हम। साथ ही साथ संघ की स्वायत्त इकाइयाँ होंगी। स्वायत्त इकाइयाँ बोलती हैं कि एक बड़ी सी शक्ति है, संघ है, और उसमें छोटी छोटी शक्तियाँ होंगी। जैसे आपका घर है, सबसे बड़े हैं आपके पापा, ठीक है, उसके बाद आप लोग हैं, और ऐसे में छोटे छोटे कार्य तो आप लोग करेंगे, बड़े बड़े कार्य पापा लोग करेंगे, और ऐसे मिलजुल कर काम हो जाएगा। तो यही होता है संघ। ऐसे ही देश होता है, एक बड़ी केंद्र सरकार होगी और छोटे छोटे राज्य होंगे, उनकी सरकारें होंगी, ये आपस में एक साथ काम करेंगे और इसी को बोलते हैं संघ। और ये जो इकाइयाँ होंगी स्वायत्त होंगी, इनको अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्तता बोलते हैं, आज़ादी प्राप्त होगी अपने लिए नियम बनाने की, अपना प्रशासन चलाने की। ठीक है। चौथा पॉइंट, संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत क्या है? आम जनता। ये सब ने पहले ही बना रखा था कि आम जनता ही अंतिम शक्ति का स्रोत होगी। क्लियर है? आम जनता से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। इसलिए जब भी चुनाव होता है तो हमारे राजनेता हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि जो जनता जनार्दन का फैसला। हम तो भाई सेवक हैं, हम तो भाई आम जनता के नौकर हैं। तो अंतिम शक्ति और सत्ता का स्रोत कौन है? आम जनता। साथ ही साथ हम भारत के सभी लोगों को क्या देंगे, ये भी तो उद्देश्य था हमारा कि क्या देंगे, तो हम न्याय देंगे। कौन कौन से न्याय देंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यही एग्जैक्ट यही बात लिखी हुई है भारत की प्रस्तावना में, संविधान की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कानून के समक्ष समान। अब यहाँ पर कानून का शासन होगा, व्यक्ति का नहीं होगा, राजा का नहीं होगा, कानून का होगा। और कानून कैसा होता है? अंधा। ठीक है। कानून यह नहीं देखता कि कौन गोरा है, कौन काला है, या कौन छोटा है, कौन बड़ा है, या फिर कौन पैसे वाला है या कौन नहीं। कानून अंधा होता है। कानून सिर्फ और सिर्फ देखता है कि गलत कौन है और सही कौन है, सबूतों के आधार पर। तो कानूनों के समक्ष सब लोग समान होंगे, प्रधानमंत्री भी और एक रिक्शा चलाने वाला भी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी। समानता कैसी होगी? समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की। सभी की प्रतिष्ठाएं, डिग्निटी, गरिमा, मान सम्मान सबका एक जैसा है। कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ऊंचा या नीचा नहीं होगा। सबको एक जैसे पढ़ाई के, समाज में हर प्रकार के अवसर, नौकरी के एक जैसे सभी को समान तरीके से मिलेंगे। साथ ही साथ उन्हें स्वतंत्रताएं मिलेंगी, भाषण की, बोलने की, अपने विश्वास बनाए रखने की, धर्म की, पूजा पाठ की, व्यवसाय की, संगठन करने की, यह सब स्वतंत्रताएं होंगी। ये हम किसको देंगे? लोगों को। समझ में आया? तो यह है आपके कुछ। साथ ही साथ अल्पसंख्यक और
पिछड़े जनजातीय क्षेत्र के जो लोग होंगे, दलित होंगे, पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, उनको सुरक्षा दी जाएगी, उनमें किसी प्रकार का भय उत्पन्न ना हो। क्योंकि एक देश, एक शानदार देश तभी बन सकता है जब उसके देश के अल्पसंख्यक लोग, कमज़ोर लोग, जिनकी संख्या कम है, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी हो, उन्हें अवसर एक जैसे मिलें, उन्हें अपना जीवन गरिमापूर्ण जीने की पूरी स्वतंत्रताएं हों, और जब ये सुरक्षा उन्हें मिलेगी तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। यही कारण है गांधी जी को कई बार आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम्स के फेवर में थे। नहीं, उन मुस्लिम्स की जगह बौद्ध होते तो उनके बौद्ध के फेवर में थे। वो चाहते कि ऐसा ना हो कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यक का गला घोंट दें, उन्हें कोई अधिकार ही ना दे। हर देश में ऐसा हुआ है। जो बहुत शानदार देश हैं उन्हें छोड़ के जो भी अनपढ़ जाहिल देश हैं, उन्होंने क्या काम किया है, अपने अल्पसंख्यकों को मारना पीटना शुरू कर दिया। अपने पड़ोसी में देख लो, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इनके अल्पसंख्यक ख़त्म हो चुके हैं, रहे ही नहीं। साथ ही साथ आप और अफ्रीका के देश देख लीजिए, वहाँ गृह युद्ध छिड़ जाता है, कि श्रीलंका में देख लीजिए, साथ ही साथ आप नेपाल में देख लीजिए। तो ऐसे में हर देश में हो क्या रहा है, और जब ऐसी हिंसा होती है बहुसंख्यक की अल्पसंख्यक पर, तो याद रखिए कि वह देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर हिंसा किस पर निकलेगी, आपस में निकलेगी। क्योंकि संख्या तो किसी न किसी आधार पर किसी कम किसी की ज़्यादा होगी। हो सकता है कि धर्म के आधार पर ना हो तो फिर जाति के आधार पर ढूंढने लगे ये लोग। तो यह जो हमारे बीच सहिष्णुता होती है, बर्दाश्त करने की ताकत होती है कि ठीक है आपका धर्म हमसे अलग है, आपकी जाति हमसे अलग है, लेकिन आपकी डिग्निटी पूरी रहेगी, आपकी गरिमा पूरी रहेगी, पूरा सम्मान रहेगा, और एक देश तभी अच्छे से विकास कर पाएगा, तभी रह पाएगा, एक लंबे समय तक टिका रह पाएगा। तो गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे। वे ये चाहते थे कि हमारे देश के अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें, और यही उनके लिए आरोपों का कारण बना। साथ ही साथ हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए हम तत्पर रहेंगे, राष्ट्र के कानून और न्याय के अनुसार इसकी रक्षा की जाएगी। तो हम वैश्विक स्तर पर भी जल, थल और आकाश में अब अपने अधिकार रक्षा भी करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम युद्ध भी कर लेंगे अगर किसी ने हमें परेशान करने की कोशिश की तो। साथ ही साथ हमारा उद्देश्य विश्व शांति रहेगा, मानव कल्याण होगा। हम अनावश्यक लड़ाइयों में, वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे, अंततः शांतिपूर्वक समाधान की तरफ जाएंगे। हम एक वर्ल्ड पीस की तरफ जाएंगे और अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से उसमें योगदान देंगे। तो ये चीज़ें थी आपकी उद्देश्य प्रस्ताव, और इसी से बनी है आपकी क्या, संविधान की प्रस्तावना। तो अब आते हैं अगले टॉपिक पर। यह था संस्थागत व्यवस्थाएं। यह क्या होता है? यह संविधान को प्रभावी बनाने का सबसे महत्वपूर्ण एक कारक है। देखिए जितने मुद्दे हैं, मैं हर मुद्दे पर बोल रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, यह इम्पोर्टेंट है, यह इम्पोर्टेंट है। आपको लगता होगा नहीं सर तो सभी चीज़ें बोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि इस किताब में लिखी ऐसी जो बातें हैं, आप इतने छोटे हैं अभी कि उन बातों का असली मूल्य नहीं जानते हैं। मैं प्रयास पूरा कर रहा हूँ आपको समझाने का, लेकिन यह जो बातें लिखी हुई हैं इतनी शानदार हैं। जैसे ये जो टॉपिक लिखा है वह है संतुलन के ऊपर, कि यदि संतुलन नहीं होगा तो देश टिक नहीं पाएगा। संतुलन होना चाहिए। जैसे बौद्ध दर्शन, यदि आप जानते होंगे, गौतम बुद्ध, उन्होंने एक बौद्ध दर्शन स्टार्ट किया था, जिसे आगे चलकर बौद्ध धर्म में रूपांतरण हो गया। तो बौद्ध दर्शन क्या कहता है? बौद्ध दर्शन की सबसे शानदार बात क्या है? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग, बीच में रहिए। अति नहीं होने चाहिए। अति का भला ना बरस, ना अति की भली ना धूप, कबीरदास जी भी कहते हैं। तो आपको बीच का रास्ता अपनाना है। बहुत सारा नहीं खाना है, बहुत कम नहीं खाना है, बीच का रहो। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, बीच में रहो। बहुत ज़्यादा नहीं खेलना है, बहुत कम नहीं खेलना है, बीच में रहो। ऐसे ही हर चीज़ में संतुलन बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही विश्व में शांति के लिए ताकतों का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई व्यक्ति, एक ए नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति है, ये दोनों समान ताकत के हैं, तो क्या आपस में कभी लड़ेंगे? कभी नहीं लड़ेंगे। ऐसे में शांति हमेशा बनी रहेगी।
क्योंकि इसको लगेगा कि लड़ाई की तो ये भी हमको पीट सकता है, इसको लगेगा लड़ाई की तो ये हमको पीट सकता है। लेकिन यदि बी बहुत कमज़ोर है तो ए जब नहीं तब बी को दबाने का प्रयास करेगा, तो शांति रह पाएगी नहीं, क्योंकि बी अपनी उस शोषण का बदला भी लेगा, युद्ध करके लेगा, गोरेला युद्ध करके लेगा। एक गोरेला युद्ध होता है छिप कर मारने वाला, और कई और तरीक़ों से काम करेगा। तो क्या शांति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ऐसे में संतुलन बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में संविधान सभा ने भी क्या बोला कि हम किसी भी संस्था को इतनी ताकत नहीं देंगे कि वह निरंकुश हो जाए। ऐसे में हम ताकत को बांट देंगे। किस किस में? विधायिका में, दूसरा कार्यपालिका में, तीसरा न्यायपालिका में हम ताकत को बांट देंगे। अब यदि यह निरंकुश होता है तो यह और यह इन्हें मिलकर रोक लेंगे। अगर यह अनुचित व्यवहार करता है तो ये दोनों लोग मिलकर से रोकेंगे, यह अनुचित व्यवहार कर रहा है तो ये दोनों लोग मिलकर रोकेंगे। तो संतुलन बना रहेगा। यह संतुलन बहुत ज़रूरी है। यही संतुलन ही तो संघवाद है। यही संतुलन तो देश को आगे ले जाएगा। यही संतुलन है जो किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी राष्ट्रपति, किसी भी सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। कि जब कार्यपालिका अपनी चरम स्तर पे होती है तब विधायिका उसको रोकती है। जब न्यायपालिका कुछ अनुचित व्यवहार करती है और निरंकुश व्यवहार करती है तब कार्यपालिका और विधायिका मिलकर उसको रोकते हैं। तो एक और नई चीज़ थी कि संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। संसदीय शासन व्यवस्था की हम शासन व्यवस्था देखेंगे, शायद चैप्टर 5 है, और उसमें हम देखेंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि एक शब्द के तौर पर इसको रट लीजिए कि संसदीय शासन व्यवस्था। संघात्मक हम देख लेते हैं क्या है संघात्मक में। अच्छा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये देखिए संघात्मक को हम देख लेते हैं। संघात्मक में क्या है कि एक तरफ तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच काम करने को लेकर, ठीक है, और दूसरी ओर केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में अंततः और इसका जो एंटी है, जो इसका विपरीत है, देखो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ताकि बाद में आपको बहुत दिक्कत ना हो। संसदीय होता है और एक होता है अध्यक्षात्मक, ठीक है। यह दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। संसदीय में क्या होता है, जो विधायिका होती है और एक कार्यपालिका होती है, यह कार्यपालिका विधायिका में से का ही एक हिस्सा होती है। अर्थात कार्यपालिका विधायिका में से ही चुन ली जाती है। कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है, हम बहुत डिटेल से जानेंगे। बस इतना समझ लो, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के पूरक हैं। कार्यपालिका विधायिका में से ही चुनी जाती है। मान के चलो ये बड़ा डिब्बा है विधायिका का, तो छोटा डिब्बा अंदर ही कार्यपालिका का है। इसको यहाँ बनाते हैं, बीच में नहीं। ये है विधायिका और ये है बीच की कार्यपालिका। तो बड़ा डिब्बा है विधायिका, तो विधायिका में से कुछ लोग कार्यपालिका में आ जाते हैं। अगला अध्यक्षात्मक, ये है विधायिका का डिब्बा, ये है कार्यपालिका का, बिल्कुल अलग। कार्यपालिका के चुनाव अलग होंगे, विधायिका के चुनाव अलग होंगे। इसके लिए अलग एक संस्था है, यह बिल्कुल अलग संस्था है। इसका इससे कोई संबंध नहीं है, प्रत्यक्ष तौर पे नहीं है। जबकि संसदीय में ऐसा है, हमने यह चुना, यह वाला, यह नहीं चुना। यह अमेरिका में है, यह हमारा इंग्लैंड में है। हम इंग्लैंड के गुलाम रहे थे, इंग्लैंड की कार्यप्रणाली से परिचित थे, इसलिए हमने इसको चुनना ज़्यादा बेहतर समझा। और भी कई कारण थे। दूसरा बिंदु क्या था इसमें, संघवाद। संघवाद क्या होता है, ये देखिए, शक्तियों का बंटवारा एक प्रकार का। संघवाद क्या है, शक्ति केंद्र और राज्य के बीच में बटी रहेगी और ये दोनों अपने आपस में एक साथ मिलजुल कर कार्य करते रहेंगे, ठीक है। शक्तियों का वितरण हो गया, क्लियर हो गया। तो लिखा है कि शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। मैंने क्या बताया कि जो संघीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था है, यह भारत की मौलिक नहीं है। यह देश में उस समय प्रचलित शासन व्यवस्थाओं में से एक शासन व्यवस्था थी। अब इसमें एक नया पॉइंट यह है कि
हम जब अपना संविधान लिख रहे हैं तो अपनी सारी बातें ज़रूरी हैं कि हम अपना काम करेंगे केवल, हम क्यों विश्व की तरफ देखें। तब हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या काम किया कि विश्व के जितने देशों में उस समय संविधान प्रचलित थे उन सब का गहन अध्ययन किया और उनमें से जो जो अच्छी अच्छी बातें थीं और भारत पर लागू हो सकती थी उन बातों को एक्सेप्ट किया और संविधान में उन्हें जोड़ा, उनको स्थान दिया। अब ऐसा मत कहिए इसको कि हमने क्या किया कि हर देश के संविधान देखे, उनको पढ़ा और एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर लिया अपना संविधान का। क्या ये करना सही था? क्या भारत का संविधान लिखा जा रहा था वो सिर्फ भारत का नहीं होना चाहिए था? हमने दूसरे देशों को क्यों देखा? तो सीधी सी बात ये है कि मौजूदा ज्ञान से कुछ सीख लेने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप ये देखें कि नहीं हमें कुछ ऐसा कार्य करना है जो दुनिया में आज तक हुआ ही नहीं हो, तो हो ही नहीं सकता। हम कुछ भी मौलिक नहीं कर सकते, बहुत कम कर सकते हैं, पुराने ही किए हुए में कुछ संशोधन कर सकते हैं। तो जब हम पुराने किए हुए की अनदेखी करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि हमारी पुरानी पीढ़ियों ने जो खोजा है हम उसकी अनदेखी कर रहे हैं। भाई हमें आज के समय में टंकी से पानी आ सकता है, हम कहें नहीं हम तो कुआं खोद के ही पानी पिएंगे, तो ये बेवकूफ़ी है। लेकिन मौजूद समय में टंकी से पानी आराम से आ सकता है तो कुएं खोदने की ज़रूरत क्या है? हमें जब आज ट्रेन की सुविधाएं हैं तो हम बोलेंगे नहीं हम तो अपना कोई यातायात बनाएंगे। हम तो बैलगाड़ी से चलते थे, हम पहले बैलगाड़ी बनाएंगे, फिर ट्रेन, फिर बनाएंगे बस, फिर बनाएंगे ट्रेन। जब ट्रेन आपको मिली हुई है तो उसका इस्तेमाल करो, आगे बढ़ो, सभ्यता को और आगे ले जाओ। तो ऐसे में जो व्यापक ज्ञान था पहले से ही तो उसकी हम अनदेखी नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने जो अपना संविधान बनाया और अन्य देशों के प्रावधानों को उस संविधान में स्थान दिया, अन्य देशों से हमने सीखा, अपने यहाँ अप्लाई किया। तो ये नकलची मानसिकता नहीं है कि हमें नकल कर ली थी, बल्कि संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि भारत की समस्याओं और आशाओं के वह अनुरूप है। हमने कोई भी चीज़ इसलिए नहीं ली क्योंकि किसी और देश में बहुत शानदार हो रही है, नहीं, वह भारत के लिए अच्छी हो सकती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप कहीं गए अपने रिश्तेदारी में और आपने वहाँ देखा कि एक छोटा सा गेम होता है। वह गेम आपको लगा कि 2 लोग खेल सकते हैं इस गेम को आराम से, जैसे आजकल वो चलता है वो स्टोन पेपर सीजर, 2 लोग खेल सकते हैं, या अंताक्षरी को 4 लोग खेल सकते हैं, या 8 लोग खेल सकते हैं। तो इससे पहले आपको वो गेम नहीं पता थी, आप एक रिश्तेदारी में गए, वहाँ ये गेम हो रहा था और जब आप वहाँ से चले आए तो इसी गेम को आपने अपने समाज में जिस क्लास में आप पढ़ रहे थे वहाँ बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। ये नकलची मानसिकता नहीं है, बल्कि यह है कि उस गेम को आप खेल सकते हो। यहाँ पर आपके 2 दोस्त हैं या 4 दोस्त हैं तो आप वो गेम खेल सकते हो। तो अच्छी चीज़ों को सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। हम ये जो किताबें पढ़ रहे हैं तो यह है तो उसी का हिस्सा कि जो मौजूदा ज्ञान है उसको प्राप्त किया जाए पहले। तो हमने उसी ज्ञान के सहायता से अपना संविधान तैयार किया। अब जैसे ये एक 19 है, क्या बोलता है, क्या यह संविधान उधार का था? हम ऐसा संविधान क्यों नहीं बना सके जिसमें कहीं से कुछ उधार न लिया जाए? तब इसका उत्तर कौन देता है? हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्या कहते हैं कि हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता है? हमारे पास जो शासन प्रणाली है, जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, इससे और ज़्यादा नया क्या हो सकता है? जब सब कुछ खोजा ही जा चुका है और उससे काम चल रहा है तो ऐसे में बहुत कुछ नया आप क्या कर सकते हैं? लिखा है आज इस समय बनाए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो बस ऐसे परिवर्तन जो कुछ कमियों को दूर कर सकें। भाई अगर किसी ट्रेन में या बस में या मोटरसाइकिल में कोई कमी आ गई है तो इसका मतलब यह नहीं है बैलगाड़ी से चलना शुरू कर दें, बल्कि उस कमी को सुधारें। जैसे आप देखते हैं आजकल मोटरसाइकिलें जो आ रही हैं वो क्या करती हैं, वो थोड़ा सा और आधुनिक होती हैं, थोड़ा सा और आधुनिक होती हैं, थोड़ा सा और आधुनिक होती हैं। तो बस इतना संशोधन नयापन में हम कर सकते हैं। हम सोचें कि नहीं हम कुछ नया ही अपना बना लेंगे, तो यह अभी संभव नहीं है। और हमने उन कमियों को दूर भी किया, अपनी आवश्यकता के अनुसार आवश्यकताओं के अनुरूप उनको बना लिया है। तो यह इसका उत्तर है कि हमारा संविधान उधार का नहीं है। हमने ज़रूर विदेशों से कुछ लिया है, लेकिन वह सब भारत देश के लिए ज़रूरी था।
उसको उसके लिए प्रासंगिक था, उसको देखते हुए ही उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही हमने लिया है, हमने सब कुछ कॉपी नहीं किया है। ठीक, तो अब प्रावधान कौन कौन से हैं जिस जिस देश से लिए गए हैं, ये प्रश्न बहुत आते हैं आपको कि किस देश से क्या लिया गया है। फ़िलहाल इनमें नए नए आपको शब्द मिलेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ शब्द जो नए होते हैं उनको आप पढ़ें, नहीं समझ में आते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ। नहीं तो इस किताब को पढ़ने के बाद जब आप पूरी कक्षा की किताब पढ़ लेंगे, 11 की पूरी एनसीईआरटी वाली पढ़ लेंगे, उसके बाद आपके हर प्रश्न का उत्तर अपने आप हो चुका होगा। इसलिए धैर्य रखें, संयम रखें, बस पढ़ते रहें। जो शब्द नहीं आ रहे हैं समझ में, उसको उस समय याद कर लो, नहीं याद हो पा रहा है तो उसको बस रिवाइज़ कर लो, और फिर भी बहुत दिक्कत हो रही है तो मुझको आप पूछ सकते हैं। आगामी भविष्य में मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करवाऊँगा, जिसलिए आप उसमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो देखिए हमने किस देश से क्या लिया है। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया है कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, जैसे 100 में से 51 अगर वोट आपको मिल जाए तो आप चुनाव जीत सकते हैं। संसदीय स्वरूप हमने ब्रिटेन से लिया है। कानून के समान, कानून का शासन का विचार, रूल ऑफ लॉ, कि शासन किसका होगा, कानून का, व्यक्ति का नहीं, कानून का होगा। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। ऐसे ही आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, बिल्कुल अभी डरना नहीं है। फ्रांस का संविधान से हमने क्या लिया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। कनाडा के संविधान से हमने एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं और इसको हम देखेंगे, लेकिन ये ली कहाँ से गई हैं, कनाडा से ली गई हैं। अमेरिका से हमने क्या लिया है, मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, न्यायपरक स्वतंत्रता ली है। ये जो सारी चीज़ें हैं हमने अमेरिका से ली हैं। यह हमारा अन्य देशों के, इसमें कई हैं, दक्षिण अफ्रीका है या ऑस्ट्रेलिया है, कई भी हैं, लेकिन आप चूँकि कक्षा 11 के बच्चे हैं तो आपको बस मोटा मोटा आपको चीज़ें बताई गई हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें कहाँ से ली हैं हमने। तो यह जो था आपका चैप्टर था, और यह जो चैप्टर है इसका निष्कर्ष क्या कहता है, निष्कर्ष कहता है कि संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण यह है कि वह देश को ऐसा संविधान दे पाए जिसमें जनता की आधारभूत मूल्य, उनकी आकांक्षाओं को स्थान दिया गया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा जटिल हो गया है। और एक जीवंत सच्चाई भी है कि यह आज तक बना हुआ है और यह व्यवहार में भी है। इस पर पूरे देश के लोगों का यकीन भी है, वरना कई ऐसे दुनिया के संविधान बने और केवल वो कागजी बनकर रह गए, अमल में कभी नहीं आए। भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जो अन्य अनेक देशों जैसे खासतौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हो गया। और हमने लगभग 3 वर्ष तक संविधान बनाया, उसकी प्रक्रिया में रहे और ऐसा संतुलित संविधान हमने तैयार किया जिससे जो हमारी संस्थाएं बनी हैं, निर्मित हुई हैं, वह काम चलाऊ नहीं हैं, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को लंबे समय तक संजो कर रख सकती हैं। और उन संस्थाओं में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम कई बार कुछ संस्थाओं पर प्रश्न लगते हैं, लेकिन वह केवल एक आई गई बात होती है। हमने चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग बनाया जो इतनी निष्पक्षता से कार्य करता है कि आज अभी तक हमें ऐसा नहीं देखने को मिला है कि किसी चुनाव में जनता का चुनाव आयोग से भरोसा उठ गया हो, या फिर आज भी बड़े से बड़ा एक्टर, बड़े से बड़ा अपराधी, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, हर वर्ग का विद्यार्थी, एक रिक्शा वाला, प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हर व्यक्ति बोलता है कि हमको इस संविधान पर पूरा भरोसा है, उस पर पूरी निष्ठा है। हमें उस संविधान के द्वारा निर्मित संस्थाओं जिनमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधायिका, संसद, हमें पंचायती राज, उस स्कूल की संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर बनी शिक्षा पद्धति और बोर्ड्स, हमें सब पर पूरी तरीके से विश्वास और यकीन है, जिस वजह से यह देश आज भी फल फूल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का यह जो संविधान है उस देश की सेवा एक लंबे समय तक करता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके चैप्टर जो पहला था संविधान क्यों और कैसे यह पूर्ण होता है,
अब इसकी प्रश्नावलियों पर हम चर्चा करेंगे अन्य वीडियो में। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।